नमस्कार बच्चों। कल हमने आपकी क्षितिज पुस्तक भाग 1 का पाठ पढ़ा था। पाठ 4 डॉक्टर सलीम अली के बारे में उसमें लिखा था लेखक ने, और जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, और पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, और जाबिर हुसैन ने लिखा है डॉक्टर सलीम अली के बारे में। आज हम उसका अभ्यास समझेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और आप ध्यान से समझेंगे उन्हें। तो बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। किस घटना ने, हमें क्या बताना है? घटना के बारे में बताना है। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। किससे? एयरगन से गिर पड़ी थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। उनको दिशा को बदलना मीन्स ये नहीं कि उल्टी डायरेक्शन में भेज दिया, नहीं, उनकी सोच बदल दी। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। पक्षियों से प्रेम करने लगे, उनके बारे में खोजबीन करने लगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? भाई, ऐसा क्या था? प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित ऐसी कौन सी बातें की कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई, उनकी आंखों में पानी आ गया? किसकी आंखों में? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की। अब देखते हैं, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी, अब ये इसमें मुख्य आंसर है, केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। उस वैली पर खतरा था गर्म हवाओं का, रेगिस्तानी हवाओं का। पर्यावरण दूषित हो गया था, खराब हो गया था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। वो पर्यावरण का ध्यान रखते थे, उनके बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचते थे। जब उन्हें पता चला कि गर्म हवाएं हैं और ऐसा है कि वैली पर खतरा है, तो वो सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। अब प्रश्न 3 देखते हैं, लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? कि छोटी साउंड आ रही है ना बोलने से, देख कि। अब इसके बारे में उसने ऐसा क्यों कहा कि वो गोरैया भी मेरे से ज़्यादा जानती है? अब देखते हैं ऐसा क्यों कहा होगा। लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण और इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। किसके? लॉरेंस का व्यक्तित्व बताया गया है। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गोरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है, कि वो इतने साधारण और इतने स्पष्ट थे कि उनके बारे में वो गोरैया भी बता सकती है। क्यों? क्योंकि वो पक्षियों के प्रेमी थे और उनके बारे में ही सोचते रहते थे, उन्हीं के बारे में बातें करते थे। अब प्रश्न 4 देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका क्या आशय है, इसका क्या मतलब है? लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। कैसा जीवन था? सीधा साधा। जो मेन पॉइंट इसमें है, मुख्य बिंदु जो है उसको ध्यान रखेंगे। सीधा साधा जीवन था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी।
क्या जिज्ञासा थी? कि वो प्रकृति से प्रेम करते थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। सुलझा हुआ, स्पष्ट बिल्कुल, सालिम अली का। यहाँ लेखक अब दूसरा क्या पूछा आपसे? कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? भाई कोई कितना ही प्यार क्यों ना करे, लेकिन अगर किसी की एक बार लेखक ने बताया कि जीवन खत्म हो गया तो उसे दोबारा कैसे ला सकते हैं? यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। यहाँ लेखक ने बताया है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते, कोई हलचल नहीं होगी, कोई उनमें जीवन नहीं डाल सकता, उनको जीवित नहीं कर सकता। अब ग देखना, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यहाँ टापू क्या है? थोड़ा सा, और सागर क्या है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। वो वहीं तक इतने ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव किया उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि टापू मीन्स थोड़ा सा, टापू थोड़ा सा, और सागर मीन्स बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। तो कार्यक्षेत्र उनका विशाल था, सागर की तरह था, ना कि सागर में एक टापू की तरह। अब आगे देखिए, प्रश्न 6 देखिए। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। भाषा शैली बतानी है, कैसी थी, क्या खास बात थी। अब देखेंगे आप, लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं क्या क्या थी। इनकी शैली चित्रात्मक थी। जब भी ये कुछ लिखते हैं तो हमें वो चित्र अपने आप अंकित होते चले जाते हैं। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आ जाता है। अपने आप हमें लगता है कि ये काम अभी हम देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं, हिंदी भाषा के साथ साथ कहीं कहीं, देखो कौन सी भाषाएं यूज़ की, उर्दू और कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। इतनी सरल है कि सबको समझ आ जाए। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। एक एक बात को ऐसे स्पष्ट, ऐसे सरल भाषा में बोला है कि वो सबको समझ आ जाए। प्रश्न 6 देखिए आप। इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। भी उनके बारे में, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र क्या बताया है, वो आपने अपने शब्दों में बताना है कि आपको क्या समझ आया कि उन्होंने क्या बताया है। सलीम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। हमें पता चला कि वो प्रकृति से प्रेम करते थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वॉचर शायद कोई हुआ हो, पक्षियों के बारे में जानकारी रखने वाला शायद ही कोई हुआ हो। किस जैसा? सलीम अली जैसा। लेखक के अनुसार सलीम अली जैसा कोई शायद हुआ होगा, ऐसे पक्षियों के बारे में जानकारी रखने वाला। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का, ये क्या है, खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। घूमते रहते थे, इधर उधर जानकारी लेते रहते थे।
लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। इधर उधर जो यात्रा करते रहते थे उनसे उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। उनमें कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। प्रश्न 7 देखिए, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। भाई ये कितना सही आपको लगता है, कितना सार्थक लगता है, कितना अर्थपूर्ण लगता है, उसके बारे में वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन लेखक कौन है? जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली, मित्र का नाम क्या है? सलीम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। उनके बारे में लिखा, याद करके। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं, मन को हरने वाले हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित हैं। पक्षी प्रेमी, पक्षियों से प्रेम करने वाले सलीम अली से संबंधित हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के, अब खोज पे ये अनुस्वार नहीं लगाना है, खोज के सपनों में खोए रहे। ये अपने हर किसी को नहीं आते, ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता, हर कोई पक्षियों से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते थे। जो सपने सलीम अली पक्षियों के बारे में लेते थे, उनकी सुरक्षा के बारे में लेते थे, उनकी जानकारी रखने के बारे में लेते थे, उनकी लेखक को याद आती है सलीम अली के चले जाने के बाद। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक भी है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। हम अगर इसको पढ़ेंगे तो हम जीवन के सत्य को भी समझ सकते हैं। चंदन की तरह घिस घिस कर जीवन के सत्य को जान लेंगे। अब आप प्रश्न 8 देखिए। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण दूषित हो गया था तो हमें, वो किसके पास गए थे? वो गए थे चौधरी चरण सिंह के पास। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? हम कैसे योगदान दें? अब लेखक ये पूछना चाहता है कि आप क्या योगदान दे सकते हो पर्यावरण को बचाने के लिए। सांवले सपनों की याद सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया, प्रार्थना की। उस समय के प्रधानमंत्री से इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। हम भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। अब क्या क्या योगदान हम दे सकते हैं जानिए, आगे पढ़ेंगे। अब अपने आसपास, अब हम कितना कर सकते हैं इन्हें ध्यान से सुनेंगे और करेंगे भी। अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें कि भाई उनको भी समझाएं कि ना काटें इन्हें। लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं, उनका क्या महत्व है ये समझाएं। हम जल स्रोतों को न दूषित करें, जहाँ पानी हमें जहाँ से मिलता है उनको दूषित ना करें और न लोगों को दूषित करने दें। जैसे नदियों से पानी आता है तो हम नदी को खराब ना करने दें, उसके पानी को दूषित ना करने दें। फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट पदार्थों, जो उनके वेस्ट पदार्थ जो होता है, एवं विषैले जल को जल स्रोतों में न मिलने दें, उन्हें कहीं नदी में ना डालने दें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें, प्लास्टिक का यूज़ छोड़ दें कम से कम। इधर उधर कूड़ा करकट न फेंकें और ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें कि भाई इधर उधर कूड़ा आप ना डालें।
विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें। सूखी पत्तियों और कूड़े को जल से बचाएं। सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से बचें कि हम उसका धुआं ना करें, तथा दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें कि अगर हम कूड़े को जलाएंगे, सूखी पत्तियों को जलाएंगे तो धुआं होगा और धुएं से क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। तो ये जितने भी इसमें पॉइंट्स बताए हैं ये सब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने आस पड़ोस में, अपने जो जिससे भी आपकी फ़ोन पर बात होती है, अभी तो घर आप किसी के नहीं जा रहे लेकिन फ़ोन पे जिससे बात होती है, आप उन सबको इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जागरूक करेंगे कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितना महत्व रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ बच्चों कि ये जो बातें मैंने अभी पर्यावरण से संबंधित बताई हैं इनको विशेष रूप से अपने दिमाग में रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। आप ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।